जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हम होम असाइनमेंट आपकी डिस्कस करने जा रहे हैं। और होम असाइनमेंट आपको दी थी एक फ्रॉम काउंटिंग टू ऑडिटिंग के नाम से। उसको कल हमें डिस्कस करना था लेकिन नहीं कर सके थे। आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के एंड पे आप मुझे याद करवाइएगा, एक और एडिशनल रिसोर्स आपके साथ शेयर करना है। इस लेक्चर के एंड पे मुझे याद करवाइएगा। सबसे पहले हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए, शाबाश। और रूम नंबर 6 में अगर आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठा दीजिए, शाबाश। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। उनमें 72 मिलियन का लॉस था, लेकिन इस ईयर उनका 5.2 बिलियन का प्रॉफिट है। तो इज इट पॉसिबल कि एक कंपनी का एक ईयर में इतना सारा चेंज आए, इतने से लॉस से प्रॉफिट पे चले जाए? अच्छा, इनका क्वेश्चन ये उन्होंने कहा सर एक कंपनी है शेल कंपनी, लास्ट ईयर में उसका कुछ लॉस था और जैसे 90 मिलियन बताया आपने, 72 मिलियन, और इस साल उसका 5.2 बिलियन प्रॉफिट है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही साल के अंदर कंपनी का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा चेंज हो कि वो लॉस से हैवी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट कर जाए? तो इसका जवाब ये है कि यस, ये पॉसिबल है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल है। कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, पॉसिबल हो सकता है। लास्ट ईयर में कुछ अनयूजुअल चीज़ ऐसी हुई हो, कोई लॉस हुआ हो, आग लग गई हो, कोई अब नॉर्मल लॉस जिसकी वजह से वो हो चुका हो, कुछ रीज़न हो सकती है। लेकिन एज ऑडिटर हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि इतना ज़्यादा अनयूजुअल चेंज है। अनयूजुअल है ना, अमूमी तौर पे इतना बड़ा चेंज नहीं होता, तो कहीं इसमें कोई फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। एज ऑडिटर हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाना चाहिए और हमें इस ऑडिट को ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म करके चेकिंग करनी चाहिए। हालांकि इसकी कोई वैलिड रीज़न भी हो सकती है, लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि इसकी वैलिड रीज़न या वैलिड जस्टिफिकेशन क्या है प्रॉफिट इतना सिग्निफिकेंटली हाई होने की। हमने ये सोचना है कि कहीं इस हाई प्रॉफिट के पीछे कोई मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड तो नहीं है, तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। हम उसके मुताबिक ज़्यादा अलर्ट होके चेकिंग करेंगे। अब चेकिंग इसमें हर चीज़ की करेंगे, रेवेन्यू की भी करेंगे। हो सकता है रेवेन्यू ओवरस्टेट हो गया हो इस साल में, और लेकिन एक्सपेंसेस की भी करेंगे। हो सकता है एक्सपेंसेस अंडरस्टेट किए गए हों। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके ख्याल में क्या होता है, रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया जाता है या एक्सपेंस को अंडरस्टेट? ज़्यादा क्या होता है भला? वैसे तो दोनों काम ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया जाता है। शाबाश, ठीक है। इसलिए एक जगह पे स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि रेवेन्यू में बाय डिफॉल्ट आपने एज्यूम करना है सिग्निफिकेंट रिस्क है। बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना है सिग्निफिकेंट रिस्क है। बहरहाल, और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, असाइनमेंट अपने सामने रखिए। आपको असाइनमेंट दी गई थी एक छोटा सा, समझ लीजिए एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए कहा गया था। ये ऐसा ही है जैसे आपसे कहा गया हो कि कंपनी आपके सामने आए, आपके सामने अपनी ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट रख दे और आपसे कहे सर इसका ऑडिट कीजिए। अब आप जो रिपोर्ट बनाएंगे वो फौरी तौर पे बैलेंस शीट को देख के इसका एड लेस अगर टोटल ठीक है तो फिर फौरी तौर पे अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे कि हमें इसकी ये भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि एक्सपेंसेस जेन्युइन है, सही है, अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड तो नहीं है। ये भी देखना चाहिए ना सारी से। तो इसीलिए हमने अगर ऑडिट रिपोर्ट देनी है इस ऑडिट क्लाइंट को, जिस ऑडिट क्लाइंट का नाम है पेशावर ट्रेडिंग कंपनी, इस पेशावर ट्रेडिंग कंपनी की इस सफ़े के ऊपर बैलेंस शीट है और अगले सफ़े के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। टर्म डिफरेंट हो सकती है, बैलेंस शीट को वो फाइनेंशियल पोजीशन कहता है, लेकिन मेन कंसेप्ट ये हमने इसको वेरीफाई करना है। एग्रीड? अच्छा, पहले किसको वेरीफाई करना है, बाद में किसको वेरीफाई करना है, ये आपकी मर्जी है। वेरीफाई हर चीज़ को करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर लाइन आइटम, हर अकाउंट को वेरीफाई करना है। ये स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है
किसको पहले करना है किसको बाद में करना है ये आपकी अपनी मर्जी है। तो पहले बैलेंस शीट को करें या पहले प्रॉफिट लॉस को? बैलेंस शीट को कर ले, साथ साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली सारे साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। कुछ टीम मेंबर्स होते हैं, इन भाईजान को मैं अगर मैनेजर हूँ, इन भाईजान को मैं कह दूंगा तुम लैंड एंड बिल्डिंग्स का ऑडिट करो, इन भाईजान को कह दूंगा तुमने प्लांट एंड मशीनरी का ऑडिट करना है, इन्हों को कह दूंगा आपने इन्वेंट्री का ऑडिट करना है, ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट करना है, प्री पेमेंट इन्होंने प्री पेमेंट एंड एक्रूड इनकम का ऑडिट करना है, इन्होंने कैश का ऑडिट करना है। प्रैक्टिस में एक पूरी टीम होती है जो ऑडिट करने के लिए जाती है, उसे कहते हैं एंगेजमेंट टीम। उस एंगेजमेंट टीम में बहुत से लोग शामिल होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, टीम के अंदर पार्टनर भी शामिल होता है, मैनेजर भी शामिल होते हैं, सीनियर भी शामिल होते हैं, जूनियर भी शामिल होते हैं। ये पार्टनर और मैनेजर ये अमूमी तौर पे वो लोग होते हैं जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो सीनियर या जूनियर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर रहे हैं। यानी जब ये कैफ क्वालिफाई करने के बाद आप अगर आर्टिकल्स ज्वाइन करते हैं 3.5 साल का और आपको ऑडिट डिपार्टमेंट में किसी क्लाइंट में भेजा जाता है तो आप वो सीनियर या जूनियर्स होंगे, ठीक है, जो भी पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। तो क्वेश्चन यह क्या टीम में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं ऑडिट टीम में जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है? बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, लेकिन याद रखें जो पार्टनर होता है ना, पार्टनर, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी है। इंगेजमेंट पार्टनर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी है, यानी इंगेजमेंट टीम के अंदर जो लीडर है ना उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी है, बाकी लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी नहीं है अच्छी बात है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कम से कम एक, और एक नहीं, कम से कम इंगेजमेंट पार्टनर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। अगर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, फिर चलेगा क्या? फिर भी नहीं चलेगा। पार्टनर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब एरिया एलोकेट होते हैं प्रैक्टिकली इस तरीके से होता है। अब इन भाईजान को एरिया दिया गया, फ़र्ज़ कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग का, तो बताइए अब मैं मैनेजर हूँ, जब ये काम कर लेंगे ना अपना, इनके काम का रिव्यू होगा। अब समझ लीजिए कि आप लोगों ने जो जो एरियाज आपको एलोकेट किया गया था उसके प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं। अब मैं मैनेजर हूँ, पहले मैं रिव्यू करूँगा, फिर मेरे बाद पार्टनर रिव्यू करेगा सारे काम का, और फिर पार्टनर रिपोर्ट उस रिव्यू की बेस पे आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसकी बेस पे रिपोर्ट बनाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। जी मेरे भाई, आपने कौन सा एरिया एलोकेट हुआ था आपको? लैंड एंड बिल्डिंग का। मेरा पहला सवाल, लैंड एंड बिल्डिंग क्लाइंट की कॉस्ट पे मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल टच देने की कोशिश करूँ, हल्का सा, आपको पता चल जाए प्रैक्टिस में कैसे काम होता है, रिव्यू कैसे होता है। मैं मैनेजर हूँ, ये काम करके है। मेरा पहला सवाल, भाई लैंड एंड बिल्डिंग जो क्लाइंट की है ये कॉस्ट पे भी होती है और रीवैल्यूएशन अमाउंट पे भी। ये क्लाइंट ने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया था कि रीवैल्यूएशन मॉडल? कॉस्ट मॉडल था, शाबाश। तो आपने बताइए इसमें क्या क्या चीज चेक की है? फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं क्या? लीगल डॉक्यूमेंट्स में देखा? एग्जाम में ना प्रोसीजर पूरा लिखना है, ये नहीं लिखना लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे आधा नंबर मिलेगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या देखा हमने? लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे कि ओनरशिप क्लाइंट कंपनी के नाम पे हो, ये देखा। लीगल डॉक्यूमेंट्स को ऐसे देख के थोड़ी रख देते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखने से मुराद क्या है? उसको देख लिया, ये है इससे मुराद? नहीं, इससे मुराद है इसको पढ़ा और ये चेक किया कि क्या ये टाइटल डॉक्यूमेंट क्लाइंट कंपनी के नाम पे ट्रांसफर है कि नहीं। शाबाश। और भी कोई चीज चेक की लैंड एंड बिल्डिंग में? हाँ, फिजिकल इंस्पेक्शन भी की, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। क्या कोई और भी प्रोसीजर परफॉर्म किया किस रेस्टोरेंट में? परचेज जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुई हैं उनकी परचेज इनवाइसेस चेक की, बेहतरीन बेहतरीन। और एग्जांपल, शाबाश। और भी क्या कुछ?
वैल्यूएशन रिपोर्ट तो यहाँ पे इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई ने शुरू में बता दिया था कि कॉस्ट मॉडल क्लाइंट ने अडॉप्ट किया। रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो मैं फिर इसी तरफ जाता, ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट की तरफ, ठीक है। हाँ, डिस्पोजल, कुछ डिस्पोज हुआ है, उसके हमने चेक किया है कि गेन या लॉस ठीक रिकॉर्ड हुआ हो, बिल्कुल ठीक है। और डेप्रिसिएशन को भी रीचेक कर लिया होगा, या डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करें, प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, जी प्लांट एंड मशीनरी, आपने इसमें, मेरा पहला सवाल भाई, इसमें कॉस्ट मॉडल भी होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है, क्लाइंट ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया था? वो इन्होंने कर लिया। अब रीवैल्यूएशन बोले तो वरना तो वो रिपीट हो जाएगा ना। चले, कॉस्ट मॉडल में आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, इनके इनवाइसेस वगैरह बनती हैं, वो क्लाइंट के नाम की इनवाइसेस बनी है कि नहीं, पता चले कि इनकी अपने ही एसेट्स हैं, ठीक है। और क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया आपने? डिस्पोजल को चेक कर लिया, गेन या लॉस ठीक रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, और क्या किया? परचेज इनवाइसेस चेक कर ली, जो परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन आइटम, जो कि है इन्वेंट्रीज की, ठीक है। थोड़ा हाइब्रिड वालों से भी क्वेश्चन पूछ लें। इन्वेंट्री में मुझे बताइए, मेरा पहला सवाल ये कि इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। क्लाइंट की ये इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई है कि एनआरवी पे? एनआरवी पे, यानी क्लाइंट की एनआरवी कॉस्ट से कम पे थी, तो उसके लिए तो आपने पहले कॉस्ट कैलकुलेट की होगी, फिर एनआरवी कैलकुलेट की होगी, फिर दोनों को कंपेयर करके कहा गया होगा लोअर वाली पे रखो। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की? परचेज प्राइस कैसे पता चला आपको क्या थी? क्लाइंट कुछ भी लिख के दे देगा, मान लेंगे? हाँ जी, सप्लायर इनवॉइसेस, शाबाश। आप कहेंगे सर मैंने कॉस्ट चेक की सप्लायर इनवॉइसेस की मदद से, ठीक है जी। कॉस्ट कैसे चेक की? आवाज आ रही थी? ठीक आ रही थी? तो बताइए कॉस्ट कैसे चेक की इन्वेंट्री की? सप्लाई। अब वो सवाल जो आई कैप ने एग्जाम में 2-3 दफा पूछा है, एनआरवी इन्वेंट्री की आपने कैसे कंफर्म की, क्या होगी? मार्केट में जाके क्या देखा, पूरा प्रोसीजर बोला करें ना, प्रोसीजर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। हाँ, हमने मार्केट में जाके क्या देखा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या है। अच्छा, ये आप डेफिनेशन की तरफ आ गए हैं, मुझे सीधी सी बात बताइए, आसान तरीन हल, क्या ये ना देख लिया जाए ईयर एंड के बाद ये इन्वेंट्री किस प्राइस पे सेल हुई है? भाई ईयर एंड के बाद ये क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ही होता है ना, एनआरवी। तो अगर इन्वेंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश गुड है फॉर एग्जांपल, तो जो ईयर एंड के बाद जिस प्राइस पे सेल हुई है वही तो उसकी एनआरवी है, वो देख ले। या रिसेंटली जिस प्राइस पे सेल हुई है वही इसकी एनआरवी होगी, ठीक है। भाई मोटरसाइकिल्स मौजूद है हमारे स्टॉक में, बनी हुई हैं, अब उनकी एनआरवी क्या है, या तो जो लास्ट मोटरसाइकिल जिस रेट पे सेल हुई है वो देख लें, वही मार्केट प्राइस होगी, या ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जो मोटरसाइकिल सेल हुई है वो जिस प्राइस पे सेल हुई है वो उसकी एनआरवी होगी, ठीक है जी। इससे हमें पता चल गया इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी भी, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, ये इसके आगे है चैप्टर। चैप्टर का मतलब चैप्टर की बजाय उसे शायद लिखना चाहिए था, उसने चैप्टर बेसिकली इसलिए लिखा शायद उस बुक में ये रेलिवेंट चैप्टर में डिस्कस हुए। प्रैक्टिस में यहाँ पे लिखा जाता है नोट्स, और नीचे नोट्स द अकाउंट्स का रेफरेंस आता है, नोट नंबर 9, नोट नंबर 4, 7। तो क्या वो नोट्स भी साथ साथ हमने चेक करने होते हैं? क्या नोट्स भी वेरीफाई करने हैं? बिल्कुल वेरीफाई करने होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि फिक्स एसेट का शेड्यूल कभी बनाया आपने, फिक्स एसेट का नोट, हाँ, फिक्स एसेट के नोट में वो
और एडिशन भी होते हैं, डिस्पोजल भी होते हैं, डेप्रिसिएशन भी, वो सारी चीजें भी इसका मतलब है हम फिक्स एसेट में चेक करते हैं। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, ये कैसे चेक करेंगे? सेल्स है। अच्छा मेरा सवाल सुनिए, सारी सेल्स या के क्रेडिट सेल्स? अच्छा क्रेडिट सेल, अगला सवाल सुनिए, सारे साल की क्रेडिट सेल की सिर्फ आखिरी 1-2 महीनों की, जिसे हम कहते हैं अनपेड सेल इनवाइसेस। सारी सेल इनवाइसेस अनपेड सेल इनवाइसेस, उनको चेक कर लेंगे। और क्या प्रोसीजर हो सकता है? डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्टर से हम डेटर से हम पूछ भी सकते हैं कि बताइए आपके मुताबिक कितने पैसे हैं, उसे हम कहते हैं कंफर्मेशन लेना। डेटर से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, सेल इनवाइसेस वगैरह भी डेटर से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, चाहे तो दोनों कर लें। जी जी हाँ, क्या इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट भी तो इसी में से ही लेस होगी। अच्छा, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट करेंगे तो ये भी आई कैप का फेवरेट एरिया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होंगे? कोई एक प्रोसीजर बताए। प्रोविजन फॉर बैड डेट चेक करने के लिए कि क्या जो परसेंटेज है वो पिछले सालों के साथ कंसिस्टेंट है और रीजनेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल कंपनी ने अनयूजुअली इंक्रीज या डिक्रीज कर दी हो। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट में हम ये चेक करेंगे। शाबाश। प्री पेमेंट एंड अक्रूड इनकम, इसमें क्या देखेंगे? एग्रीमेंट, जैसे इंश्योरेंस एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, जो 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 भी प्री पेमेंट है उसका पेमेंट देखेंगे कि वाकई इस साल में ज्यादा पेमेंट हुई है कि नहीं। बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म सॉरी, ये अब आ गया लाइबिलिटी साइड। कैश में था? अच्छा, कैश दो तरह का होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड को कैसे चेक करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे। कैश एट बैंक कैसे चेक करें? बैंक स्टेटमेंट से। शाबाश, ठीक है। या बैंक को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं, जैसे डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते थे ना, बैंक को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लायबिलिटी में आ जाए, कैपिटल, इसको कैसे चेक करेंगे? ये सबसे जी हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से कंपेयर कर लेंगे कितना है, और फिर पिछले साल से कंपेयर कर लेंगे। ये सबसे आसान फिगर होती है किसी भी ऑडिट में चेक करना, क्योंकि अमूमी तौर पे कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता। जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो रोज रोज नहीं इशू किए जाते, बाकी ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली होती है, कैपिटल की ट्रांजैक्शन साल बाद होती है। इसमें अगर कोई चेंज आता है वो प्रॉफिट की वजह से आता है, और प्रॉफिट को हम इस साल के इनकम एक्सपेंसेस में वेरीफाई कर चुके होते हैं। लेकिन बहरहाल इसके साथ आप लिख सकते हैं कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल यानी कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, ये भी अहम कंसेप्ट, लोन एग्रीमेंट के साथ। लोन एग्रीमेंट से हमें ये भी पता चल जाएगा कितना लोन इस वक्त लिया था, कितना पेंडिंग है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ये भी पेंडिंग है। इसका मतलब है लोन एग्रीमेंट हमारे इंटरेस्ट की वेरिफिकेशन के लिए भी रेलिवेंट है और लोन की वेरिफिकेशन के लिए भी रेलिवेंट है। नेक्स्ट, अक्रूवल्स। हाँ, अब ये भी अगेन एग्रीमेंट देख लेंगे या बिल्स वगैरह देख लेंगे। जैसे उम्मीद तौर पे इसमें यूटिलिटी बिल्स होती हैं जो अनपेड होते हैं, पानी बिजली गैस वगैरह, उसका बिल देख लेंगे, बिल की जो अमाउंट है उतनी अक्रूवल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट से, और इसका भी लोन एग्रीमेंट होता है, याद रखें। शॉर्ट टर्म लोन का भी एग्रीमेंट होता है, लॉन्ग टर्म लोन का भी एग्रीमेंट होता है, इसको भी देखेंगे। क्लियर जी? आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अब हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो जरा बताइए इसमें रेवेन्यू
इसको कैसे चेक करेंगे? सेल इनवॉइसेस के साथ। शाबाश। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री में याद रखें हमारे सिलेबस की हद तक हमने सिर्फ इतना काम करना है, देखना है कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही इस साल का ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है। हाँ, अगर आपका दिल करे कि ज़्यादा काम करना है तो फिर जो, अगर तो पिछले साल का ऑडिट हमने ही किया है तो पिछले साल के वर्किंग पेपर में इसका एविडेंस मौजूद होगा, उसको आप देख सकते हैं। रीचेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। कहाँ मौजूद है? पिछले साल की डॉक्यूमेंट्स में। और अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, किसी और फर्म ने किया है, तो फिर हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपके पास ये जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है इसके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ज़रा हमें भिजवा दीजिए। ठीक है, वो हमें भिजवा दीजिए, हम उसको चेक कर लेंगे, हमारे पास भी एविडेंस आ जाएगा। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप फिलहाल बेसिक लेवल है ना, सिर्फ इतना जहन में रखिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? पिछले साल के साथ कंपेयर करना है। थोड़ा सा जरा उधर मैं बैठना चाह रहा हूँ, थक गया मैं। जज़ाकल्लाह, थोड़ा सा मौजूद होगी। जज़ाकल्लाह। नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ओपनिंग के बाद परचेजेस, परचेजेस को कैसे वेरीफाई करना है? परचेज इनवॉइसेस के साथ। परचेज, अच्छा, अकाउंटिंग में आपको ये सिखाया गया है कि सेल्स की ट्रांजैक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं? ये सिखाया गया है कहीं पे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या सिखाया गया था, जरा मुझे बताइएगा। सेल्स की ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए। हाँ, शाबाश। पहले कस्टमर का ऑर्डर आता है, कस्टमर आता है, फिर क्या होता है? कोटेशन सेंड करते हैं। कोटेशन सेंड करते हैं, बेहतरीन। फिर क्या होता है? कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो क्या हो जाता है? निगोशिएशन हो गई, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद गुड्स डिस्पैच की जाती हैं, गुड डिस्पैच नोट बनता है। शाबाश। फिर कस्टमर को गुड्स रिसीव होती हैं, वो अपनी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। शाबाश। फिर इसके बाद सेल इनवॉइस बनती है, और सेल इनवॉइस के बाद वो सेल इनवॉइस रिकॉर्ड होती है। डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये स्टेप्स होते हैं। नहीं पढ़े हुए हैं आपने? मुझे नहीं लगता पढ़े हुए। आपने नहीं बताया, एक स्टूडेंट ने कोई 2-3 बताए, इधर से 1-2 स्टूडेंट ने, बाकी भूल के कोई बात नहीं। परचेजेस के भी स्टेप्स क्या आपने पढ़े हुए हैं? अच्छा, ये किस में थे मुझे बताएं? इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में थे। हाँ, इसी को फिर मैं दोबारा देखता हूँ, किस चैप्टर में थे? चैप्टर 2 में। हाँ, वहाँ से नोट्स निकाल के आपके सामने रखूंगा ताकि आपको याद आ जाए। अच्छा, तो अब मुझे बताइए परचेजेस के भी क्या उसमें स्टेप्स थे? परचेजेस के क्या स्टेप्स थे? कोटेशन लेते हैं। शाबाश। कम से कम कितने लोगों से कोटेशन लेनी चाहिए? बेहतरीन, बेहतर। सुन्नत भी यही है ना, 3 कोटेशन। अच्छा, कोटेशन, इसके बाद कंपैरिजन करते हैं, जिसका सबसे कम हुआ उसको हम परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। फिर इसके बाद गुड्स रिसीव होती हैं तो क्या करते हैं? हाँ, एक्नॉलेजमेंट लेटर, गुड रिसीट नोट बोलते थे उसको गुड रिसीट नोट बोलते हैं, जीआरएन प्रिपेयर कर देते। नहीं, गलत है ये, सही नहीं। जीआरएन प्रिपेयर करते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है? गुड्स डिलीवर होगी, उसके बाद ही जीआरएन दिया बहन, पहले थोड़ी दे देंगे जीआरएन। वो गुड्स डिलीवर लेके फिर जीआरएन देंगे ना उसको, कि पहले जीआरएन देंगे, ये ले जा भाई, चीजें बाद में बेचता रहे, वो ना फिर चीजें भेजे, जीआरएन दे दे। अच्छा, चीजें आगे, जीआरएन हमने इसको इशू कर, फिर इसके बाद सप्लायर इनवॉइस देता है, सप्लायर इनवॉइस आती है। सप्लायर इनवॉइस आने के बाद क्या होगा? रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एंट्री क्या पड़ती है फिर? परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। यूं ही मेरा दिल किया, मैंने कहा चले पूछ लो परचेज। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या किया जी आपने? क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने क्या किया? फिजिकल काउंट कर लिया उसका कि वो मौजूद है कि नहीं है।
फिजिकल काउंट से पता चल जाएगा। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, इसकी वेरिफिकेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है, बताएं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्लस माइनस है, कैलकुलेशन है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये में से ये माइनस करके देख लें आता है कि नहीं आंसर, बस। ये अलहदा से कोई एरिया लाइन आइटम टी काउंट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट का कोई टी काउंट नहीं होता। अदर इनकम, रेंटल इनकम, बेहतरीन। आधे ऑडिटर आप तैयार है वैसे, मैंने हिसाब लगाया। वेजेस एंड सैलरीज, पेरोल शीट जिसपे सारे एम्प्लॉयज के नाम आ रहे होते। चले अब मैं, आप चूंकि आसानी से बता रहे हैं इसलिए मैं अब क्वेश्चन को मुश्किल कर देता हूं। मैं एक फ्रॉड बताता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रॉड हो रहा है, आपने मुझे बताना है कि मैं कैसे इस फ्रॉड को रोक सकता हूं। अब मैं क्लाइंट हूं, मैं आपको बताऊं सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है। क्या कि कुछ एम्प्लॉयज फेक हैं, वो पेरोल शीट में उनका नाम लिखा गया है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। हर महीने उनको सैलरी जा रही है, पता नहीं कौन आके सैलरी ले जाता उनको। शाबाश, एम्प्लॉयज को बुला के उनको चेक कर ले। इनको हम कहते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन कर ले। जैसे स्टॉक की फिजिकल इंस्पेक्शन होती है ना, पूरा है कि नहीं, एम्प्लॉयज की भी फिजिकल इंस्पेक्शन होती है। हम क्या करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे इजाजत दें तो एक वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लूं जो बड़ा एडवांस लेवल का है। शायद ऑडिट के सबसे मुश्किल सवालों में से ये सवाल है जो वो पूछने जा रहा हूं। ठीक है, इन्होंने कहा सर, मैंने कहा फेक एम्प्लॉयज हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, उनको पेमेंट जा रही है। इन्होंने कहा सर एम्प्लॉयज को बुलाएं और चेक कंपेयर कर लें कि भाई लिस्ट में कितने एम्प्लॉयज हैं, लाइन लगाएं इधर एम्प्लॉयज की। जैसे वो जेल में होता है ना, वो कैदियों की वो अटेंडेंस होती है, और सबकी अटेंडेंस लगा ले, पता चल जाएगा कौन कौन से नाम है रजिस्टर में और उधर मौजूद नहीं है, वो फेक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या करना चाहिए? अब हम ऑडिटर जो है ना 100% काम नहीं करते। अगर आप 100% ये काम कर लेना, 100% एम्प्लॉयज को बुला ले, 100% ये, तो फिर आप आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली 100% एम्प्लॉयज को एक ही जगह पे एक ही वक्त में मौजूद करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। और खास तौर पे ऑडिटर कहें ना तो वो कहते हैं सर हम बिजनेस करें कि आपको चेकिंग करवाएं। चेकिंग करें जरूर, लेकिन हमारा बिजनेस तो कंप्रोमाइज ना करें। तो हम ना 100% काम नहीं करते अपने प्रोफेशन में, हम सैंपल बेस पे काम करते हैं। सैंपल बेस का मतलब होता है चंद एक को सेलेक्ट करके देखना, अगर कोई मसला निकले तो फिर ज्यादा को सेलेक्ट करना है, अगर कोई मसला नहीं हुआ तो चंद एक को सेलेक्ट करके हमने रिपोर्ट दे दिया। यह है सैंपल बेस पे काम करना। अगर मैंने सैंपल बेस पे काम करना है लेकिन फेक एम्प्लॉयज को पकड़ना है तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 स्टेप्स बता रहा हूं, 2 प्रोसीजर, एक सही है एक गलत। आपने बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। पहला प्रोसीजर देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है, सैलरी शीट, पेरोल शीट, जिसकी बेस पे पेमेंट हुई है। मेरे पास फिजिकल एम्प्लॉयज हैं, फर्स्ट कीजिए सारे फिजिकल एम्प्लॉयज हैं, और ये मेरे पास लिस्ट है, और मैंने ये देखना है कि इसमें कौन से ऐसे हैं जिनको फेक हैं, पेमेंट हो रही है, वो एक्चुअली मौजूद नहीं है। स्टेप नंबर 1, मैं सैंपल बेस पे जो एम्प्लॉयज मौजूद हैं इन एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा इनका नाम लिस्ट में आ रहा है कि नहीं। भाई आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या है? 732 आ रहा है। एक ये है, बस समझ रहे हैं? ये डोर का सिरा क्या है? सिरा है फिजिकली जो मौजूद है, और ट्रेसिंग कहां कर रहा हूं? लिस्ट में। फिजिकल से लिस्ट में, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? मैं सैंपल बेस पे जो लिस्ट में एम्प्लॉयज मौजूद हैं उनको सेलेक्ट करूं और कहूं एम्प्लॉय नंबर 321 किधर है जी? एम्प्लॉय नंबर 321, ठीक है। ये 325 किधर है? 325 किधर है? और 325 नहीं। मुझे बताइए इसमें और पहले वाले में फर्क क्या है भला? पहले डोर एक ही है, सिरा फर्क है।
पहले फिजिकल एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके देख रहा था लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। तो होंगे ही होंगे। अब वो तो होंगे ही हमेशा। हाँ, ये चीज ये सुनना चाह रहा। अब लिस्ट में से सैंपल सेलेक्ट करके देख रहा हूँ फिजिकली है कि नहीं। अगर मेरा मकसद फेक एम्प्लॉयज को पकड़ना है, मेरा कौन सा प्रोसीजर रेलिवेंट है, पहले वाला दूसरा? सेकंड वाला। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। ऐसे क्योंकि फेक एम्प्लॉय इधर है, फेक एम्प्लॉय इधर नहीं है। डोर एक ही है, इधर से उधर जाएं या उधर से इधर जाएं, लेकिन ये तरीका वारदात फर्क है, तरीका वारदात फर्क है। इससे फर्क एविडेंस होता है। इसका मतलब है हमारे ऑडिट में ए से बी जाएं तो एविडेंस कुछ और है, बी से ए की तरफ आए हैं एविडेंस कुछ है। ये याद रखना है, ए से बी, बी से ए लिख ले। ए से बी जाएं एविडेंस कुछ और है, बी से ए जाएं एविडेंस कुछ और है। यूं कह लीजिए ए टू बी इज नॉट इक्वल टू बी टू ए, यूं कह ले, ये आपको सारी समझ आ जाएगी। ये कंसेप्ट है, आई क्या आपने पूछना नहीं है, कंसेप्ट है, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, ए टू बी इज नॉट इक्वल टू बी टू ए। अच्छा, मैट्रिक्स में भी ऐसे होता था। शाबाश, ये वही चीज है, वही चीज है, वही चीज। सर इसमें मतलब इन्फॉर्मेंट एग्रीमेंट्स नहीं देख सकते या बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन या और जी एम्प्लॉइज एग्रीमेंट देख ले, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर अभी रख रहा हूं। और भी प्रोसीजर्स होते हैं डिटेक्ट करने के, नो प्रॉब्लम। एक जैसे और एडवांस लेवल पे लिखा हुआ है भाई, जब आप एम्प्लॉय को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, हर एम्प्लॉय का आईडी कार्ड चेक कर लें। वो जो फेक होगा उसका कार्ड होगा ही नहीं, और बल्कि कोई ना कोई वही एम्प्लॉय दोबारा सैलरी लेने आ जाएगा जिसने फेक एंट्रीज डाली हुई है, वो पकड़ा जाएगा। वो मुझसे कहेंगे थोड़ी देर पहले तो तू लेके गया, दोबारा आ गया, तू ही वो चोर है जिसने फेक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। और भी तरीके हैं, आपके वाला भी ठीक है डॉक्यूमेंट्स के जरिए, लेकिन मैं जो है वो आपको बेसिक लेवल पे रख रहा हूँ। कभी सारे आपको जैसे इनको वेरीफाई करने के लिए, परचेज को वेरीफाई करने के लिए 5 प्रोसीजर और भी हैं, आप उनमें से कोई और प्रोसीजर भी बता देना, मैं फिर भी उसको ट्रू करता। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप इनवाइस वाला बताएंगे, और वही बताया वो ठीक है, क्योंकि अभी तक आपका नॉलेज वही है, बाकी मैंने मजीद समझाया नहीं आपको, बल्कि ये भी नहीं समझाया, ये तो आपने काउंटिंग के नॉलेज की बेस पे बता दिया, ये चेक होगी। ठीक है, तो और भी प्रोसीजर या तरीके हैं, लेकिन अभी हम सारे डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिर्फ मैं मेन कंसेप्ट जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ। जब मेन कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा उसके बाद उसको डिटेल में लेके चलेंगे। विजिलेंस सैलरी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेट में क्या चेक करेंगे? डेप्रिसिएशन पॉलिसी पर चेक करेंगे, कौन सा मेथड लग रहा है, मेथड कौन सा है? इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज, शाबाश, पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे, बिल्कुल जी हाँ, रेशोज वगैरह निकाल लेंगे कि डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। रेंटल कॉस्ट, हाँ, रेंट एग्रीमेंट, बिल्कुल। टेलीफोन चार्जेस, बिल्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग का अगर किसी एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो देख लेंगे, वरना जहाँ पे भी इश्तिहार दे रहे हैं इनवाइस आती है, अखबार में इश्तिहार दें, सोशल मीडिया पे दें, या के टीवी वगैरह पे वो इनवाइस भेज देते हैं, आप वो इनवाइस चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ, इश्तिहार भी देख लेंगे लगा के, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। बैड डेट्स, हाँ, बैड डेट में देखें कौन कौन से डेटर बैड हुए हैं। इसमें बाज़ का जो डिफॉल्ट हुए हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग लिक्विडेशन के जरिए से होते हैं, वो कोर्ट ऑर्डर देख लेंगे, या लिक्विडेटर ने जो अमाउंट कहा हुआ है कि हम पे नहीं कर पाएंगे वो देख लेंगे। लिक्विडेटर का कंसर्ट पता है आपको, जब कोई डेटर बैंकरप्ट होता है लिक्विड, वो देख लेंगे, बिल्कुल। तो ये हमने 1 बाय 1 जो एक टिपिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एरियाज होते हैं, हर एरिया के एक एक प्रोसीजर को पढ़ लिया। अब आइंदा, अब एक डिफिकल्ट टास्क आपको दे रहा हूं, डिफिकल्ट टास्क। आप आइंदा जब कभी कोई भी काउंटिंग का क्वेश्चन करें ना, उसमें कोई भी अकाउंट आए तो पहले अकाउंटिंग कर लेनी है उसकी सारी, जैसे वो अकाउंटिंग सिखाई जाती है।
जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आगे चलने से पहले एक दफ़ा आपने सोचना है कि अगर ये जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने जाऊं ये वहां पे शामिल हो तो मैं इसे कैसे वेरीफाई करूंगा। ये आपने एक दफ़ा सोचना है। कोई बात जहन में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो प्रॉब्लम कोई नहीं, उसको साइड पे लिख लीजिएगा, बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें शायद आपके सिलेबस से हटके भी होंगी, लेकिन देखिए जब हमने एक नॉलेज को डेवलप करना है ना तो फिर जब थिंकिंग होती है ना उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, फिलहाल ओपन छोड़ दें। जहाँ पे आपको समझ ना आए वहाँ पे ना ज़्यादा ना सोचिएगा, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सोचिए, फौरी तौर पे एक आधा प्रोसीजर जहन में आइए उसको लिख लीजिएगा। क्या बताया, एक अब आपको एक ओपन एंड किस्म की एक्सरसाइज दे रहा हूँ, असाइनमेंट जो मैं कभी चेक नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा। वो क्या, आइंदा जब कभी काउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन करें ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला, तो उसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जितनी लाइन आइटम्स आए ना, इसी तरह हर एक लाइन आइटम को पढ़ के फौरी तौर पे जहन में लेके आइए। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या होगा। इसको एक आदत बना लीजिए, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा, लेकिन आपको कोई अनसीन क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने के काबिल बनाना है। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, अनसीन चीज आ गई इसको मैं खुद सोचूं कैसे वेरीफाई करना, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन ना भी करें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे चलें जी। ये था हमारा क्वेश्चन जी। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के बिल्स होते हैं, बिल होते हैं, जैसे आप गूगल वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना यूट्यूब, तो वो आपको उनकी तरफ से इनवाइस आती है, आप अमाउंट वो डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो बिल्स होते हैं जी जी। डेप्रिसिएशन कैसे चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन का मेथड और डेप्रिसिएशन का रेट चेक कर लेंगे। वो पिछले सालों के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंपनी की पॉलिसी के साथ, उसके यूज़ के साथ, कि वो कितना अरसा इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, लाइफ बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कि लाइफ रीजनेबल है कि नहीं, लेकिन ये हम चेक करते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर नए एसेट आए होते हैं ना उनकी, कि लाइफ रीजनेबल है कि नहीं। अब एक एसेट आया, उसकी लाइफ हमने चेक कर ली, वो 10 साल है, तो हर साल उसकी लाइफ को रीसेस करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहे कर भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती है नए एसेट्स की लाइफ को रीसेस, तो बिल्कुल वो करते हैं, अच्छा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन डिपेंड ही लाइफ पे करती है। हाँ बिल्कुल, क्या मैनेजमेंट जो हम डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं ये फेक नहीं हो सकते, ये बिल्कुल फेक भी हो सकते हैं मैनेजर। हाँ, वो कैसे चेक करेंगे, देखिए हम इस काबिल होते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, आपको अगर ईदी दी जाए, फॉर एग्जांपल आपके अंकल आए घर में, उन्होंने आपको ईदी दी 1000 रुपये का नोट, ठीक है, और आपने 1000 रुपया ले लिया, बहुत खुश, आपने अंकल जाने लगे, आपने अंकल से कहा अंकल आपने ईदी दे दी, ईद मुबारक तो कहा ही नहीं। अंकल कहने लगे कोई बात नहीं, वो नोट के ऊपर लिखा हुआ है, चेक कर लेंगे कि नहीं, जाली है कि ओरिजिनल है, चेक कर लेंगे कि नहीं, शाबाश, चेक कर लेंगे। ज्यादातर केसेस में डॉक्यूमेंट्स फेक होना तो चेक कर लेते हैं। फेक डॉक्यूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप प्रैक्टिस में जाके और कुछ जगहों पे हमारे बुक में भी सीखेंगे कि फेक डॉक्यूमेंट्स के क्या साइन होते हैं। फेक नोट का सबसे बड़ा साइन पता क्या होता है, वो नया होगा, वो नया होगा, नए में फेक का रिस्क ज्यादा होता है। और भी है, मतलब ये नहीं मैं कंफर्म है, एक इंडिकेशन ही है, तो हमें अंदाजा हो जाता है। अभी एक रियल मेरा एक बैचमेट था, मतलब मैं तो इतना क्रिटिकल नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बैचमेट, दूसरी टीम थी एक, उसमें एक टीम मेंबर ने फ्रॉड डिटेक्ट किया। ऐसे क्लाइंट जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहे थे ना, उनके स्टाफ का कोई बंदा ओवर टाइम लगाता था, और ओवर टाइम में रूल ये था कि रात के टाइम पे ना आप खाना क्लेम कर सकते हैं, तो वो कोई KFC का बिल होता था, वो क्लेम किया करता था। अब देखें, अब ये 2-3 मैं थोड़ा सा ना फैब्रिकेशन के साथ आपके सामने, रियल फैक्ट्स जो हैं वो तो हैं बेसिक फैक्ट्स सेम, थोड़ा सा। पहली ऑप्शन कैसे पकड़ा गया होगा, टीम मेंबर ने देखा, उसने कहा यार पहले दिन लेट सीटिंग की,
खाना खाया, हक है। दूसरे दिन लेट शेडिंग की, खाना खाया। तीसरे दिन लेट शेडिंग की, खाना खाया। ठीक है, बनता है। पहले तो उसने ये देखा इसको लेट शेडिंग करने की अप्रूवल किसी ने दिया कि नहीं, वो देखा अप्रूवल। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि लेट शेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, लोग लेट बैठ जाते हैं, खाना खाने को मिलेगा, ऐसे भी होता है। अप्रूवल थी, ठीक है। लेकिन फिर जब उसने देखा, उसने कहा पहले दिन, अब ये यहाँ तक आप चेक कर लेकर, अगर हर रोज़ वो आपको बिल जमा करवा रहा है चलेगा। उन्होंने देखा पहले दिन भी वही मेन्यू आइटम्स, वही बिल, दूसरे दिन भी वही मेन्यू आइटम, वही बिल, तीसरे दिन भी वही मेन्यू, वही बिल। बताइए कुछ थोड़ा सा असेसमेंट आपके बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। उधर डेट्स और टाइम लिखी होती हैं। तो हम जब डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं ना, याद रखिए सिर्फ अमाउंट नहीं चेक करनी होती, हमने दूसरी चीज़ें खासतौर पर डेट्स भी चेक करनी होती है। अगर डेट सेम है एक, इसका मतलब है एक ही डेट का बिल वो कई दफ़ा लेके आ रहा है। असल में हुआ क्या था वहाँ पे, उसने चेक कैसे किया, मतलब फ्रॉड कैसे किया था एम्प्लॉय ने, ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती है ना, उसके ज़रिए से फ्रॉड किया जाए, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। उसने क्या किया, गया KFC एक दिन जेन्युइन खाया, जो जहाँ पे भी जिस भी रेस्टोरेंट में गया, बिल लिया, उसके बाद उसने उसको स्कैन करके उसका इमेज सॉफ्टवेयर के ज़रिए से अपने वर्ड के अंदर उसने कर लिया गायब। अब आपको पता है अब इमेज स्कैन करने के बहुत से सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, वो ऐसा बेहतरीन तरीके से स्कैन करते हैं वो पता नहीं चलता। स्कैन किया, फिर उसके बाद उसको वर्ड में कन्वर्ट करके उसके ऊपर डेट चेंज करता, अमाउंट चेंज करता, और उसके बाद उसको प्रिंट निकाल देता। इनवॉइस नंबर वगैरह जो भी रेलिवेंट चेंज थी चेंज करके उसको प्रिंट निकाल के उसको क्लेम कर दिया करता। पकड़ा कैसे गया, वो जो टीम मेंबर था इत्तेफाक से जो ये देख रहा था, मतलब जो ये हमारी तरफ से जो टीम मेंबर था, वो कहने लगा ये मैं भी KFC के जाता रेस्टोरेंट, उसमें जो फॉन्ट साइज होता है ना लिखने का, वो ये नहीं होता जो बिल का है। वो यहाँ से उसने उसको पकड़ा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर ज़रा फर्दर इन्वेस्टिगेट, अभी ये शक ही था, कंफर्म नहीं था अभी भी। उन्होंने कहा शायद ये किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट में कोई फॉन्ट साइज डिफरेंट, लेकिन फिर सोचने लगा जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना किसी भी चेन में, वो सारी ब्रांचेस में सेम सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे नहीं होता एक ब्रांच में कुछ और हो दूसरे ब्रांच में कुछ और। तसल्ली करने के लिए उसने दूसरी ब्रांच में जाके खाना खाया, फिर देखा कंपेयर, उसी ब्रांच में जाके कंपेयर किया, बिल का फर्क था। इत्तफाक से, अब ये मुझे किसी ने बात बताई थी, इत्तफाक से वो जो KFC का क्लाइंट भी फर्म के पास था, मतलब वो कुछ जो भी रेस्टोरेंट था जो उसका, क्योंकि अब मुझे कुछ फैक्ट्स जो है ना याद नहीं है, लेकिन बेसिक फैक्ट्स ये है। उस टीम मेंबर ने जो उधर बंदा था ना उनका अपना बंदा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना, हमारी फर्म के कुछ लोग कहीं पे एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉई होंगे और जाहिर है वो अकाउंट्स या ऑडिट डिपार्टमेंट में होते हैं। उसको फ़ोन करके कहा यार ज़रा इस दिन की जो उसने क्लेम किया था ना एम्प्लॉई ने, कहा इस दिन की इस इनवॉइस को चेक करके मुझे ज़रा बताओ ये कितनी अमाउंट की है, और हो सके तो उसका व्हाट्सएप इमेज मुझे शेयर कर देना, इमेज शेयर कर देना। वो उसने जाके उधर चेक किया और उसने कहा ये इस बंदे की है, ये अमाउंट है, देखा अमाउंट डिफरेंट थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन कुछ और थे, उस एम्प्लॉय ने फेक ट्रांजैक्शन, उससे वो पकड़ा गया। तो अब हालांकि ये मुश्किल था, आम हालात में शायद हम इस तरह का फ्रॉड एज ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि हर एक की इतनी काबिल नजर नहीं होती कि वो फॉन्ट साइज तक है। लेकिन अगर ऑडिटर का स्केप्टिसिज्म हाई है और वो स्किल्ड पर्सन है, तो वो फ्रॉड डिटेक्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो नो डाउट कि वो डॉक्यूमेंट्स जो बनाते हैं वो भी फेक होते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम फेक डॉक्यूमेंट्स डिटेक्ट करने के काबिल हैं। हाँ, लेकिन अगर वो किसी स्पेशल प्रोग्राम के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए से किए गए हों, तो हो सकता है हम उसको डिटेक्ट ना कर पाए। नहीं, इमटेरियल अमाउंट देखें, इमटेरियल अमाउंट नहीं थी, बिल्कुल इमटेरियल थी, लेकिन इमटेरियल को मुझे बताएं हम इंडिविजुअली सिर्फ देखते हैं कि एग्रीगेट भी देखते हैं। वो रोज क्लेम कर रहा था, रोज क्लेम, वो एक दिन क्लेम कर रहा होता तो क्या, फिर तो मसला ही कोई नहीं था, रोज क्लेम करा। तो फ्रॉड करने वाले याद रखे, फ्रॉड पकड़ा ही इस वजह से जाता है, ये जो लालच होती है ना, हवस, ये खत्म नहीं होती, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब आप फ्रॉड करते हैं, जब इंसान के पास जितने ज्यादा पैसे होते हैं ना, उसकी मजीद तलब उतनी ही बढ़ती जाती है। अजीब चीज है ये। तो उतनी तलब, तो इसीलिए जो बंदा फ्रॉड कर रहा होता है ना, वो कोशिश करता है कि मजीद से मजीद फ्रॉड करता जाए। इसी तरह एक और केस था, उसमें एक एम्प्लॉय ओवर टाइम क्लेम कर रहा था फेक,
पहली दफ़ा उसने 2 घंटे का ओवर टाइम फेक क्लेम किया, महीने के बाद क्लेम होता था फाइल, उसने पहली दफ़ा 10 घंटे का ओवर टाइम फेक क्लेम किया, प्रोसेस हो गया। दूसरी दफ़ा 20 घंटे का ओवर टाइम क्लेम किया, वो भी प्रोसेस हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो अपनी ओवर टाइम के लिमिट को बढ़ाता गया। और फिर एक टाइम ऐसा आया, एक दिन के अंदर उसने 28 घंटे का ओवर टाइम क्लेम किया। वो इंटरनल ऑडिट वालों ने पकड़ लिया। अच्छा, उन्हें अब ये इन्वेस्टिगेशन एक जगह ना बुक के अंदर उसने बड़ी वो कन्वर्सेशन भी लिखी हुई थी, इंटरेस्टिंग थी, मैं पढ़ना शुरू हो गया। वो इंटरनल ऑडिट वाले ने पूछा, भाईजान आप इतना ओवर टाइम क्यों लगाते हैं? क्या लगा, सर मुझे बीमारी इंसोम्निया, मुझे नींद नहीं आती, तो नींद नहीं आती ना तो मैं काम करने का दिल करता है, मैं इसलिए काम करता रहता हूँ। उसने कहा 18 20 घंटे काम करते हो? उसने कहा सर मुझे बिल्कुल 2 घंटे भी मैं सो लूँ ना तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। उसने कहा अच्छा 1 घंटे में आप 22 घंटे तक काम कर सकते हो? उसने कहा कर सकता हूँ ना। तो उसने कहा मुझे बता दो 1 घंटे में 28 घंटे कैसे, एक दिन में 28 घंटे कैसे काम करते हैं? एक दिन के अंदर 28 घंटे का ओवर टाइम। तो वो क्या है, जब लालच बढ़ता है ना तो जैसे जैसे बढ़ता है इंसान की सोचते समझने की सलाहियत कम होती जाती है। उसने कहा जी जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ अप्रूव हो रहा है, तो बढ़ा ही जाओ। हालांकि उसको एक रीजनेबल लेवल तक रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलिए वापिस आते हैं जी। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जो कि है लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है और एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों प्रोवाइड नहीं की जा सकती। देखिए, हमने ये स्टडी किया कि ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एग्रीड, क्योंकि इसमें ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को, इंटेंडेड यूजर्स को एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग डेली स्टेटमेंट्स में जो एक दूसरे को स्टेटमेंट दे रहे होते हैं उन सब में कॉन्फिडेंस लेवल सेम होता है कि वो डिफरेंट डिग्री का होता है? हाँ, कभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, कभी कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, ठीक है। कभी आप फ्यूचर प्लान बड़ा श्योर होके बता रहे होते हैं, ठीक है, कभी फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा डाउट का शिकार होते हैं। ऐसा ही है ना, जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, अगर मैं आपसे पूछूं आपके मैट्रिक के कितने मार्क्स है, श्योर होके बताएंगे, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल, उस स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। अगर मैं आपसे अपकमिंग रिजल्ट के बारे में पूछूं, आप इंशाल्लाह तो जरूर कहेंगे, लेकिन आपके अल्फाज में कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं होगा। ऐसा ही है। उसी तरह ऑडिटर भी जो शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट देता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, याद रखें इसमें भी कॉन्फिडेंस लेवल सेम नहीं होता। सम टाइम ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, सम टाइम ये कॉन्फिडेंस लेवल मॉडरेट होता है। इसे कहते हैं एश्योरेंस लेवल। एश्योरेंस लेवल का मतलब है वो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जिसके साथ ऑडिटर शेयर होल्डर्स को बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या के गलत है। ये कंसेप्ट रिलेट करता है आपके स्टैट में, आपने एक चैप्टर पढ़ते होंगे कॉन्फिडेंस लेवल का, शायद हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक होता था 95%, डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल होते थे ना, एक होता था 95% कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता था 99% कॉन्फिडेंस लेवल। भी फर्क होता है। जब कोई हाइपोथेसिस यानी स्टेटमेंट आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ देते थे तो उसका मतलब क्या होता था कि आप 95% श्योर होके कह रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस ठीक है। 95% श्योर है, 5% अभी भी चांस है, चांस ऑफ एरर। वो क्या अल्फा उसको कहते थे, अल्फा चांस जो भी कहते थे, हाँ हाँ, तो वो है चांस ऑफ एरर। और अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कोई स्टेटमेंट देते थे तो इसका मतलब है 99% श्योर है कि वो ठीक है, 1% अभी भी चांस है कि गलत हो। अच्छा सोच के मुझे बताइएगा, अब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया, क्या 100% कॉन्फिडेंस लेवल होता था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में? पक्की बात है, नहीं होता था, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह वापिस आ जाइए, एज ऑडिटर भी हम डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, ठीक है। अब मैं इसके टेक्निकल नाम नहीं बताऊंगा, पहले समझने समझाने वाला कंसेप्ट, फिर किताबों वाला कंसेप्ट। समझने समझाने वाला कंसेप्ट क्या है, हमारे पास 3 तरह के एश्योरेंस लेवल हैं। शेयर होल्डर आके हम ऑडिटर को कहते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरा चेक तो कर दें। हम कहते हैं ठीक है,
कितने % कॉन्फिडेंस लेवल के साथ चाहिए आपको चेकिंग? क्लाइंट कहता है सर कितने % कॉन्फिडेंस है, कितने लेवल आप बताए तो सही, फिर हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे। हमने कहा हम ऑडिटर है, हमने कहा सर मेन्यू में 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 100% कॉन्फिडेंस लेवल, अश्योरेंस लेवल 100% अश्योरेंस लेवल, नंबर 2 95% अश्योरेंस लेवल, नंबर 3 70% अश्योरेंस लेवल। ये परसेंटेज सिर्फ आज के लेक्चर के हैं, आज के लेक्चर के बाद आपने परसेंटेज यूज नहीं करनी जब टेक्निकल टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी परसेंटेज में क्वांटिफिकेशन के साथ कंसेप्ट आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा फर्क क्या है, मैं कहा सर 70% कॉन्फिडेंस लेवल सेलेक्ट करेंगे ना तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग फिर भी करेंगे, सबकी करेंगे, लेकिन हमारा चेकिंग लगभग 70% के करीब ट्रांजैक्शंस होंगी, 70% के करीब अमाउंट्स होंगी। यानी हम 70% श्योर होके कह रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, 30% अभी भी चांस होगा कि उनमें कुछ ना कुछ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह जाए। क्लाइंट ठीक है, आगे चले। हमने कहा दूसरा लेवल है 95%। अगर आप हमें कहते हैं ना कि 95% वाली इंश्योरेंस चाहिए तो फिर हम अपनी वेरिफिकेशन शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसमें भी हर आइटम को चेक करेंगे, लेकिन इसमें जो चेकिंग होगी वो लगभग 95% एक्सटेंट तक की होगी। यानी जब ये हम कर चुकेंगे तो फिर उसके बाद जब हम आपको स्टेटमेंट देंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो हम 95% श्योर होके आपको बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। 5% अभी भी चांस होगा कि उसमें कोई ना कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह जाए। दोनों में फर्क समझ आ गया। फिर तीसरा, उसने कहा तीसरा, हमने कहा तीसरा है 100% अश्योरेंस लेवल। अच्छा, हमारी किताबों में लिखा है 100% अश्योरेंस लेवल कभी नहीं देनी क्लाइंट को, 100% अश्योरेंस लेवल कभी, क्योंकि दुनिया का कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, दुनिया का कोई बंदा परफेक्ट काम नहीं कर सकता। 100% का मतलब तो परफेक्ट है, तो क्या हम परफेक्ट हैं? हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं, इसीलिए 100% अश्योरेंस नहीं। लेकिन अगर कभी 100% अश्योरेंस लेवल हो रहा होता ना, दे रहे होते, तो फिर हम वेरिफिकेशन के बाद ये कहते कि हमने एक एक ट्रांजैक्शन को चेक कर लिया है, चाहे वो 1 लाख की हो, 1000 की हो, 100 की हो, 10 रुपए की हो या 1 रुपए की हो, हमने एक एक रुपए की ट्रांजैक्शन को भी चेक कर लिया है। 100% का मतलब ये होता, लेकिन किताबों में लिखा है 100% नहीं, तो 100% तो नहीं है भाई, ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है। अच्छा, अब क्लाइंट सोच में पड़ गया कि कौन सी वाली आइटम सेलेक्ट करूं। उसने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि ये जो मेरी मैनेजमेंट है ना, शेयर होल्डर अब कह रहे हैं हमारी मैनेजमेंट है ना, ये थोड़ी ईमानदार है, अच्छा काम करते हैं, हमें ज़्यादा शक शुबा नहीं है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं थोड़ी बहुत चेकिंग हो जाए। तो बताइए ये कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे? 70% वाले, मॉडरेट वाले। और अगर वो कहे कि सर हमारी जो मैनेजमेंट है गड़बड़ करती है, हमें रिस्क है कि इन्होंने फ्रॉड ना किया हो, अब कौन से वाले? 95% वाले। तो पहली चीज ये ज़हन में रखिएगा, ये एश्योरेंस प्रोवाइड हमने करनी है, किस लेवल की करनी है ये डिसीजन क्लाइंट का है, हमारा नहीं है। ये सूल याद रखिएगा, ये सिलेक्शन किसने करनी है? क्लाइंट ने, के लिमिटेड एश्योरेंस के, सॉरी के 70% वाली एश्योरेंस के 95% वाली एश्योरेंस। फर्ज कीजिए क्लाइंट ने कहा 70% वाली एश्योरेंस, हमने कहा आओ पहले एग्रीमेंट कर लें। एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन हुई, हमने साइन कर लिया, हमसे मुराद ऑडिटर ने साइन कर लिया, क्लाइंट ने साइन कर दिया, क्लाइंट से मुराद उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्डर ने, एग्रीमेंट हो गया। हमने कहा ये अच्छा हुआ ताकि कल कला को आप मुकर ना जाए कि हम आपके ऑडिटर नहीं हैं, ठीक है। एग्रीमेंट की एक कापी उसको दी, एक कापी अपने पास रख ली, फिर इसके बाद हम ऑडिट करने के लिए चले गए। अब मुझे बताइए हमने अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है कितनी? 70% वाली। अच्छा मुझे बताइए किसी को आप वो चीज दे सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं? नहीं। तो इसका मतलब है क्लाइंट को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने से पहले हमें खुद इंश्योरेंस हासिल करनी होगी। हमें खुद किस चीज की इंश्योरेंस? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है भाई, मेरा खुद किसी चीज के ऊपर यकीन होगा तो मैं उसको कन्विंस करूंगा ना दूसरे बंदे को
तो मैंने पहले खुद ये तसल्ली हासिल करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एविडेंस ऑब्टेन करूंगा। मुझे एश्योरेंस कैसे मिलेगी, एविडेंस से। और एविडेंस कैसे मिलेगा, प्रोसीजर से, काम करने से। जैसे आप जितनी ज्यादा ऑडिट की होम असाइनमेंट केस स्टडीज करेंगे उतना ही ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, एविडेंस होगा यानी, और जितना ज्यादा एविडेंस होगा उतना आपका एश्योरेंस लेवल पास होने का चांस बढ़ता जाएगा। ये नेचुरल है। तो एज ऑडिटर भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करना शुरू कर दी। चेकिंग करते 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 हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या मिला, एविडेंस क्या मिला, एश्योरेंस। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर बोलते जाए, मोर प्रोसीजर, मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर। 50% पे आके रुक जाऊं, खत्म कर दूं काम। 50% सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। मजीद प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस, 70% पे आके खत्म कर दूं, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है। अच्छा, ये जब 70% सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है तकरीबन, थोड़ा सा और ऊपर ले जाए ये, तो ये जो 30% नहीं है, ये क्या है, रिस्क, कि अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अगर क्लाइंट हमें 95% कहता, हम क्या करते, मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। 70% पे आके रुक जाऊं, क्यों ना रुकूं। अब की बार 70% सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं भाई, पिछली दफा तो 70% सफिशिएंट एप्रोप्रिएट था, वो और एंगेजमेंट थी, वो 70% वाली एंगेजमेंट थी, ये 95% वाली है। इसमें तो हमें और 95% पे जाके रुक जाऊं, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया। अब अगर ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया है तो इसका मतलब है अब मैं जो रिपोर्ट बनाऊंगा, यहां तक पहुंचने के बाद अब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, मजीद काम नहीं करूंगा। जब रिपोर्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं 95% श्योर हूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन 5% अभी भी चांस है कि मिस स्टेटमेंट हो सके, क्योंकि मैंने एक एक रुपए की आइटम चेक नहीं की है। ठीक है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हो सके। अच्छा, अब सुन लीजिए आगे, क्या 100% चेकिंग पॉसिबल है? ये वाली चेकिंग पॉसिबल नहीं, ये 100% वाली है। 70% वाली पॉसिबल है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। 95% वाली पॉसिबल है, सेलेक्ट कर, 100% वाली नहीं। क्लियर? अच्छा, अब इसको मैं स्टैंडर्ड के अल्फाज में कन्वर्ट करने लगा हूं। ये जो 70% एश्योरेंस वाली एंगेजमेंट होती है ना, इसको कहते हैं हम लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या कहते हैं? या कहते हैं मॉडरेट एश्योरेंस, या कहते हैं नेगेटिव एश्योरेंस। लिमिटेड, मॉडरेट या अल्टरनेट नेम्स हैं, याद कर लें, कहीं ये ना हो कि हम लिमिटेड याद करते रहे, वो नेगेटिव पूछ ले। वो लिमिटेड, मॉडरेट या नेगेटिव। जो 95% वाली एश्योरेंस होती है, इसको जो नाम दिए गए हैं वो है रीजनेबल एश्योरेंस, हाई एश्योरेंस, पॉजिटिव एश्योरेंस। अब देखें, रीजनेबल एश्योरेंस को हाई एश्योरेंस क्यों कहते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस को मॉडरेट एश्योरेंस क्यों कहते हैं, देख के समझ आ रही है भाई। ये हाई है, ये मॉडरेट है, लो कोई भी नहीं है। लो से मुराद घटिया नहीं, हाई मॉडरेट, ठीक है। लेकिन रीजनेबल को पॉजिटिव क्यों कहते हैं, लिमिटेड को नेगेटिव क्यों कहते हैं? ये स्टेटमेंट की वजह से। रीजनेबल एश्योरेंस में जो आपकी स्टेटमेंट होती है ना, वो पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म में होती है, पॉजिटिव। और लिमिटेड एश्योरेंस में जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में होती है। जैसे ये भाईजान ने केस स्टडी की, मुझे दिखाई, चेक करें। अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, गौर कीजिएगा। इनकी केस स्टडी चेक करके मैं कहता हूँ कि ये केस स्टडी ठीक है। मैंने ओपिनियन क्या दिया है? केस स्टडी ठीक है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
अच्छा, इन्होंने कहा केस स्टडी से चेक करें, केस स्टडी देगा। अब मेरी स्टेटमेंट सुनेगा, मुझे इसमें गलती नजर नहीं आई। स्टेटमेंट में फर्क समझ आ रहा है? इनको क्या बोला? ठीक है। इनको क्या बोला? गलती नजर नहीं आई। पहली चीज मुझे बताइए, कौन सी वाली पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव? पहली वाली पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। दूसरा सोच के जवाब दीजिएगा, क्या दोनों में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सेम है? पहले वाली में मैं श्योर होके तकरीबन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं है, ठीक है ठीक है। दूसरी वाली में कह रहा हूं मुझे गलती नजर नहीं आई। साइलेंटली मैं ये भी कह रहा हूं शायद हो, मैं अगर मजीद काम करता तो मुझे नजर आ जाती। शायद हो है, फर्क है ना? ठीक है, गलती नजर नहीं आई, ठीक है, गलती नजर, दोनों में फर्क है। इसीलिए जो हम रीजनेबल एश्योरेंस जब देते हैं ना, रिपोर्ट दोनों में देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस में भी और लिमिटेड एश्योरेंस में भी। लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस में जो वर्डिंग होती है ना, वो डिफरेंट होती है। लिमिटेड एश्योरेंस में जो वर्डिंग होती है वो डिफरेंट होती है। रीजनेबल एश्योरेंस में पॉजिटिव वर्डिंग होती है, इसलिए इसे पॉजिटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। जैसे इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू of this company as on this date of cash flow of profit of वगैरह वगैरह, वो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। अहम चीज क्या है, क्या स्टेटमेंट होती है रीजनेबल एश्योरेंस में? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ दिस कंपनी एट दिस डेट और एट दिस प्रॉफिट और परफॉर्मेंस वगैरह इन अकॉर्डेंस विद IFRS। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यह है पॉजिटिव है, दोनों अनमोडिफाइड, दोनों अनमोडिफाइड, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होगी? नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मॉडिफाइड नहीं है, ये याद रखें, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, नेगेटिव और मॉडिफाइड नहीं है, दोनों। नेगेटिव में क्या, मुझे गलती नजर नहीं आई, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। मॉडिफाइड तो हम कहते हैं गलत है, मैं कह रहा हूं मुझे गलती नजर नहीं आई, मैं ये गूगल ही करवा रहा हूं एक तरह से, मुझे गलती नजर नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या अल्फाज होते हैं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। अच्छा, अब स्टूडेंट कहने लगा सर एंड पे कह तो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ये तो मॉडिफाइड नहीं हो गई ना 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 ना। शुरू से लिंक करें, नथिंग हैज का, हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिससे हमें लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, स्टूडेंट कह रहा है सर आपने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, अभी तो कहा है, रोजे में झूठना, पर अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा। मैं कहा भाई आधा मतलब थोड़ी समझना है, पूरा स्टार्ट में। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं ना फाइनेंशियल डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये मॉडिफाइड है। लेकिन मैं क्या कर, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट causes us to believe that financial statements do not give true and, हमें कोई ऐसी बात पता नहीं चली जिससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इल्म में ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये भाई सच्चा है। एक ये स्टेटमेंट, इनका झूठ मेरे सामने नहीं आया कभी, ये दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट। हाँ, इसमें साइलेंटली मैं कह, हो सकता है झूठ बोलता हो, लेकिन इनका मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, यही फर्क है, यही फर्क है। यानी लिमिटेड एश्योरेंस में हम ये नहीं कह रहे होते कि ये गलत है, हम कह रहे होते हैं कि ये हमें गलती हमारे सामने नहीं नजर आई, वैसे शायद करते हो, हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि गलत करते हैं हम। क्योंकि क्यों कह रहे हैं हम ये, हम ऐसे इतने कम कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं भला? क्योंकि हमने प्रोसीजर कम परफॉर्म किए हो, एश्योरेंस लेवल कम है। तो एश्योरेंस के कितने लेवल हुए? टोटल 3 लेवल। प्रैक्टिकली हम कितने प्रोवाइड करते हैं? 2। कौन कौन से? लिमिटेड और रीजनेबल। बताइए रीजनेबल के और नाम क्या है? हाई लेवल और पॉजिटिव। लिमिटेड एश्योरेंस के 2 लेवल और क्या है? ड्राफ्टिंग एग्जांपल क्या है? ड्राफ्ट कैसे करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस को? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर। और लिमिटेड एश्योरेंस को कैसे ड्राफ्ट करेंगे? Nothing has come to our attention that causes us to believe that finance do not give। ये आज रट्टा लगा लीजिएगा, ये दोनों का, पॉजिटिव एश्योरेंस का भी रट्टा लगा लीजिएगा, नेगेटिव का भी।
समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अमूमी तौर पे नेगेटिव इंश्योरेंस के अल्फाज समझ नहीं आते, अमूमी तौर पे बच्चों को समझ नहीं आते। कोशिश कर दी मैंने, समझ आ गए हो तो ठीक, जिसको नहीं समझ आए रट्टा जरूर लगा लेना, याद जरूर कर लेना। नेगेटिव पॉजिटिव इंश्योरेंस समझ आ जाती है, सीधी बात है ना, घूम के नहीं। अच्छा, अब रीजनेबल एश्योरेंस को प्रैक्टिस में नाम दिया जाता है ऑडिट का, और लिमिटेड एश्योरेंस को प्रैक्टिस में नाम दिया जाता है रिव्यू का। रिव्यू का आपको याद होगा, जिन स्टूडेंट्स ने कैप 7 कंपनी लॉ पढ़ा है ना, तो उन्हें लिखा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे ये नहीं लिखा था रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करो, लिखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाओ, लॉ में लिखा हुआ है। और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू, उधर ये नहीं लिखा हुआ था लिमिटेड इंश्योरेंस करवाओ, जाके चेक करें क्या इस प्रैक्टिस में। हाँ, प्रैक्टिस में याद रखिए, जो रीजनेबल एश्योरेंस का कॉमन नेम है ना, कॉमन नाम, वो है ऑडिट, और लिमिटेड एश्योरेंस का जो कॉमन नाम है वो क्या है, रिव्यू। जी शाबाश, पूछिए। पहले भी लिमिटेड बोला, अच्छा चले कोई नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ, फिर से बोल। जो रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर होगी ये बात? प्रैक्टिस में तो मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। नहीं नहीं, दोनों बातें बोली जाती है ना, दोनों बातें बोल, जैसे होता है ना कि किसी का प्यार का नाम है, आफ्ताब भाई को उफ़ी भाई भी बोलते हैं हम बाज़ का, हैं तो आफ्ताब भाई उसका नाम रखा है स्टैंडर्ड ने, रीजनेबल एश्योरेंस, लेकिन हम प्रैक्टिस में प्यार से क्या कहते हैं, हाँ ऑडिट भाई, ऑडिट। रीजनेबल एश्योरेंस भाई नाम है स्टैंडर्ड में, और प्यार से ऑडिट भाई। तो अगर पूछा रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, आपने कहना ऑडिट। तो पूछा लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, कहते हैं रिव्यू। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गई हमें इन दोनों में क्या फर्क है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी बाकी है, ये क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं देते एब्सोल्यूट 100% वाली इंश्योरेंस को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस, ये क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती। देखें, कंसेप्ट समझने के लिए एक मिसाल भी काफ़ी होती है। अच्छी मिसाल होना कंसेप्ट समझने के लिए एक ही काफ़ी होती है, ठीक है। तो इसका एक आंसर ये है कि भाई दुनिया में कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है गारंटी नहीं देता, ना कोई डॉक्टर अपने ऑपरेशन की गारंटी देता है, ना कोई वकील अपने केस की गारंटी देता है। इस तरह हम ऑडिटर भी अपने केस की, अपने प्रोफेशन की गारंटी नहीं दे। टीचर भी तो गारंटी नहीं ना देता है, कोई गारंटी नहीं है, 100% गारंटी कोई प्रोफेशनल नहीं देता, कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती हर एक से हो जाती है, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि वॉल्यूम 2 में हो, मैं आपको प्रैक्टिस ना करवा सकूं, तो इसीलिए जो असाइनमेंट मैं आपसे कहूँ वो तो आपने करते ही रहना है। अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कोई केस स्टडी मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे नहीं दी, तो वो आप खुद से भी कर लिया करें। क्लास में गिवन टाइम में हमने टाइम इंक्रीज किया है, इंशाल्लाह इस दफ़ा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडी की, लेकिन फिर भी 100% केस स्टडी कवर हो जाए क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो आपने घर में कभी टाइम मिले तो जो चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं वो, जो अभी करना है वो नहीं, जो ख़त्म कर चुके हैं उसकी कोई केस स्टडी अगर हो खुद से भी आइंदा करते रहिएगा। बहरहाल वापस आ जाए तो कोई प्रोफेशनल 100% गारंटी दे, ऑडिटर भी अपने काम की 100% गारंटी नहीं देता, 100% गारंटी नहीं देता। क्यों नहीं देता, रीजन ये है। अच्छा, डॉक्टर क्यों नहीं अपने काम की 100% गारंटी देता, क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हो सकता, अच्छा मुझे बताइए जरा, एक और कंसेप्ट लिंक कर लेते हैं इसके साथ। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, मरीज की डेथ हो गई, कंफर्म है डॉक्टर ने सही काम नहीं किया, कंफर्म नहीं, अल्लाह का हुक्म, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसने ऑपरेशन ठीक किया है कि नहीं, इसका ताल्लुक मरीज के जिंदा बचने या मरने से नहीं है, ठीक है, जिंदा बचने मरने से ताल्लुक किसी और चीज़ का है। इसी तरह मुझे बताइए, अगर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद उसमें से मटेरियल मिस स्टेटमेंट नज़र आ जाए, लोगों को कोई मिस स्टेटमेंट नज़र आ जाए,
ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए, क्या कंफर्म है कि ऑडिटर ने काम ठीक नहीं किया? नहीं भाई, जिस तरह डॉक्टर के ऑपरेशन, सही ऑपरेशन के बाद भी मरीज की डेथ हो सकती है क्योंकि कुछ और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उसी तरह ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट साइन करने, वेरिफिकेशन के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा अगला कंसेप्ट। इसलिए अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद उसमें कोई मिस स्टेटमेंट मिल जाए तो आइंदा कभी किसी भी केस स्टडी में और जिंदगी में भी ना तो आपने ये कहना है कि ऑडिटर गलत है, ऑडिटर ने गलत ऑडिट किया, ना ही ये कहना है ऑडिटर ने ठीक ऑडिट किया। वो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रही बात की? ऐसा नहीं है कि जब कभी ऑडिटर रिपोर्ट, अब देखें ना, ऑडिटर रिपोर्ट जो है आंखें बंद करके साइन करता रहे, ये रिपोर्ट आई साइन करके ठक, ये रिपोर्ट साइन करके ठक, बाद में फ्रॉड निकलने शुरू हो गए ऑडिटर के। सर देखिए, डॉक्टर भी तो इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, भाई वो है जब वो अपने जो उसने तरीकाकार सीखे हुए हैं उसके मुताबिक उसने ऑपरेशन किया और मरीज की डेथ हो गई तो वो क्लियर है। लेकिन अगर उसने जो सीखे हुए तरीके हैं उसके खिलाफ जाके ऑपरेशन किया और डेथ होगी, फिर वो जिम्मेदार है। तो आइंदा जब कभी कोई आपसे किसी केस स्टडी में पूछे ना, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन की, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट नजर आई, बताइए ऑडिटर जिम्मेदार है कि नहीं है? आपने ना यस करना है ना नो करना है। आपने कहना है इफ ही हैज नॉट कंप्लाइड विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISAs इन परफॉर्मिंग ऑडिट तो वो जिम्मेदार है, लेकिन इफ ही हैज कंप्लाइड विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISAs तो वो जिम्मेदार नहीं है, वो क्लियर है। समझ रहे हैं पॉइंट को? चलिए अब फिर वापस आते हैं। भाई ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता? बहुत सी रीजन है। एक रीजन तो ये कि कोई भी प्रैक्टिशनर प्रोवाइड नहीं करता, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है। डॉक्टर क्यों नहीं? क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमारे प्रोफेशन में क्या रीजन है? डॉक्टर की तो एक रीजन भी समझ आ जाती है ना, हमें जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, बिल्कुल हम कहते हैं इससे आगे बात करने की जरूरत नहीं, समझ गए। लेकिन इधर जिंदगी मौत का कौन सा मसला है ऑडिट में, ये समझ हमने कहा अभी बता देते हैं। वन बाय वन रीजन सुनिए। देखें, समझने के लिए एक रीजन, कंसेप्ट समझने के लिए एक मिसाल काफी है, बाकी की मिसालें आपको एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए दे रहा हूं। कोई भी मिसाल समझ आ जाए, कंसेप्ट उधर जोड़ लीजिएगा, बाकी रटा लगा लीजिएगा। पहली मिसाल, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होती हैं कि इनमें एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज होती हैं। पास्ट को वेरीफाई करना आसान है कि फ्यूचर को? बताइए, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पास्ट की ट्रांजैक्शन होती है कि फ्यूचर की? 95% पास्ट की, 5% फ्यूचर की। बता सकते हैं? हर वो ट्रांजैक्शन जिनमें एस्टीमेट, जजमेंट, अनसर्टेनिटी है वो फ्यूचर की है। मिसालें दे, अब मिसालें। प्रोविजन और प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वारंटी की प्रोविजन, इंपेयरमेंट फ्यूचर से रिलेट करती है। और आई कैप की फेवरेट एग्जांपल, पेंडिंग लीगल केस। आप अंदाजा लगाते हैं प्रोबेबल क्या होगा? भाई जो अंदाजा लगाते हैं वैसा ही हो, जरूरी तो नहीं है। तो हो सकता है आपने एस्टीमेट की बेस पे कुछ और अंदाजा लगा, एक्चुअली कुछ और हो जाए, तो बाद में वो ऑडिटर को पकड़ लें, भाई तुम तो कहते थे केस हारेंगे, ये जीत गए, तुम कहते थे केस जीतेंगे, ये हार गए। तो क्या कहा, भाई उस वक्त के फैक्ट्स के मुताबिक ये सिचुएशन थी, बाद में ये है, मैं क्या करूं? तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें एस्टीमेट्स, जजमेंट, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। इनको 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता, वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। आप डेप्रिसिएशन को 100% करेक्टनेस के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो तो सालों बहुत साल बाद जब पता चलेगा एक्चुअल लाइफ कितनी थी। प्रोविजन फॉर बैड डेट जितना मर्जी जोर लगा ले, आप 100% एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एग्री करते हैं कि कुछ एरियाज में, हर एरिया में नहीं, कुछ एरिया जिनमें एस्टीमेट, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अप्लाई करना पड़ती हैं, वो आप 100% एक्यूरेटली वेरीफाई
नहीं कर सकते। पहली रीजन क्लियर हो गई। जब मैनेजमेंट 100% कैलकुलेट नहीं कर सकती प्रोविजन फॉर बैड डेट को, तो हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? पहली रीजन, ठीक है जी। दूसरी रीजन के नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट क्या है कि बाज़ औक़ात मैनेजमेंट ऐसे होती है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। मैनेजमेंट में ना देखें, हमारा ऑडिट डिपेंड करता है मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब फर्ज कीजिए मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी 100 ब्रांचेस हैं, आप कितनी ब्रांचेस की चेकिंग करेंगे? बाद में पता चलता है 105 थी, 5 बताई नहीं। आप कहेंगे सर जब बताई नहीं हमें। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। अगर मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करे ही ना, ऑडिटर भी उसको चेक नहीं कर सकता। बेसिक समझ आती है? तो फिर एक रीजन ये भी होगी मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी थी, इसलिए हम चेक ही नहीं कर सके, इसलिए हमारा काम 100% दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नो लीगल पावर टू सर्च। ऑडिटर के पास लीगल पावर टू सर्च नहीं होती। मैनेजमेंट अगर जानबूझ के इंफॉर्मेशन छुपा रही, मैनेजमेंट की जेब में कागज है जिसमें 5 ब्रांचेस हैं जो उसने हमसे छुपाई हुई हैं, हम क्या मैनेजमेंट से कह सकते हैं गन पॉइंट पे वो कागज दीजिए निकाल के जेब से? नहीं कह सकते। क्या चोरी चुपके से जाके मैनेजमेंट की जेब में से निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन? रात को सीईओ घर चला गया हो, मास्टर की बनवा के उसके रूम में जाके घुस के उसके दराज में से डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं? हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है। ये पुलिस वाले काम इस तरह के कर सकते हैं, किसी के घर जाके तलाशी ले सकते हैं। हमारे पास तलाशी लेने का सर्च वारंट नहीं होता। मैनेजमेंट खुद से इंफॉर्मेशन देते, बहुत अच्छा, खुद से इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमारे पास लीगल पावर टू सर्च भी नहीं है, इसलिए भी हम इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। और अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें नहीं दी, हमारे पास लीगल पावर टू सर्च भी नहीं है कि खुद से आप हाथ बढ़ा के ले लें। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दे नहीं रही, हमारे पास पावर नहीं है कि जबरदस्ती ले लें। फिर हमें क्या करना चाहिए? शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए। शाबाश, ये पॉइंट जेहन में रखिएगा। ये जहां पे मैंने आपको नो लीगल पावर टू सर्च बताई है ना, वहां के साथ में ये पॉइंट बिल्ड कर लीजिए कि सर ने बताया था अगर मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती, हम जबरदस्ती ले भी नहीं सकते, तो फिर एज ऑडिटर हमें क्या करना चाहिए? तो लिख दे यहाँ पे शेयर होल्डर को बताना चाहिए। शेयर होल्डर को बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए? ज़बानी कलामी के लिखत पढ़त? कैसे? रिपोर्ट, ये चीज रिपोर्ट पहले पढ़ा तो नहीं हुआ? की बात है। चलिए, पिछली दफा भी यही कहा था। फ्रॉड थ्रू कलूजन, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया था, कल भी शायद एग्जांपल दी थी कि जो फ्रॉड, जितने ज्यादा लोग मिलके फ्रॉड करते हैं, जैसे एनरॉन वाली एग्जांपल दी थी ना, अगर तो चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉड करे ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन उसके ऊपर निगरानी करने के लिए बैठा होता है। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव के फ्रॉड को पकड़ लेता है। लेकिन एनरॉन में क्या हुआ था याद है? 2 लोग जिनको सजाए हुए थी, एक कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव, एक कौन था? चेयरमैन। जब काम करने वाला और निगरानी करने वाला दोनों मिल जाए, जब चोर और चौकीदार दोनों मिल जाए, फिर फ्रॉड नहीं रुकते। फ्रॉड थ्रू कोलूजन, ये अगर है तो इससे भी हम फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमने कहा सर उधर सारे आपस में मिले हुए थे, हम क्या करते, अकेला बंदा, उधर सारे ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, एक दूसरे का झूठ में साथ दे रहे थे। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। ऑडिटर के पास टाइम भी कम होता है और उसने रीजनेबल बजट में ऑडिट कंप्लीट करना होता है। रीजनेबल बजट में ऑडिट कंप्लीट करना होता है। इसमें कॉस्ट के ऊपर तवज्जो ना दीजिए, टाइम के ऊपर दीजिए। आपको पता है हमने 3-4 महीने होते हैं लॉ ने दिए हुए। मुझे खुद बताइए, क्या एक क्लाइंट का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का 12 महीनों का काम एक ऑडिट टीम, जो कि छोटी टीम होती है, 4 महीनों के अंदर 100% चेक कर सकती है? लॉ ने कहा है 12 महीनों का काम 4 महीनों में चेक करो।
क्या अगर 12 महीनों का काम आपको 4 महीनों में करने को दे दिया जाए, आप 100% करेंगे? कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा ही है, जब तैयारी शुरू से करेंगे फिर तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आखिरी महीने शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, रिस्क है। तो जब हम 100% टाइम लिमिटेशन है, हमारे पास टाइम कम है, हम 100% चेकिंग नहीं कर सकते, क्या करते हैं फिर? सैंपल बेस पे काम करते हैं। तो सैंपल बेस में रिस्क होता है कि जो आपके सैंपल में सिलेक्शन नहीं हुई उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हमें अपना काम जल्दी करना पड़ता है, 12 महीनों का काम 4 महीनों में करना पड़ता है। इसकी वजह से फिर फर्क क्या पड़ता है? हम 100% नहीं कर पाते, हम सैंपल बेस पे काम करते हैं। सैम्पलिंग में काम करेंगे तो जाहिर है कुछ आइटम 100% तो नहीं होगा, वो जब काम ही लेस देन 100% करेंगे, सैम्पलिंग का मतलब लेस देन 100% है ना, तो श्योरेंस भी लेस देन 100% आएगी, 100% थोड़ी आएगी। समझ रहे हैं? ये क्या रीजन पढ़ रहे हैं हम किस चीज की? कि 100% एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकती? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी है, जजमेंट एस्टीमेट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। इसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी बोलते हैं, इन्हीं को इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट बोलते हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस ऐसे हैं कि हमारा जो है मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है, फ्रॉड थ्रू कोलूजन डिटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कोलूजन है ना, मिलजुल के फ्रॉड करते हैं। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से 12 महीनों का काम 4 महीनों में करना है, 100% ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन जजमेंट, हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं ना, देखिए हम ऑडिट प्रोसीजर कोशिश करते हैं वो परफॉर्म करें जो स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे भी ऑडिट के भी स्टैंडर्ड होते हैं, पता है ना आपको? जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑडिट के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है सिचुएशन में ये एक प्रोसीजर परफॉर्म करो, इस सिचुएशन में ये करो, लेकिन सारी सिचुएशन उसमें नहीं लिखी होती। तो जहाँ पे सारी सिचुएशन नहीं लिखी होती वहाँ पे फिर वो सिचुएशन अगर के सामने आ जाए, हम क्या करते हैं? अपनी जजमेंट अप्लाई करते हैं। जजमेंट में भी रॉन्ग, जजमेंट फॉल्टी हो सकती है ना। तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी थी, हम अपनी जजमेंट की बेस पे फैसला करें, वो गलत साबित हो जाए, गलत हो जाती है ना जजमेंट। इनहेरेंट लिमिटेशन इन क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हम कहते हैं, अब हमें एंड पे बताते बताते गुस्सा आ गया। हमने कहा भाईजान हमें कह रहे हो हमारा काम 100% क्यों नहीं है, तुम बताओ तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल 100% होता है? भाई तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल 100% होता ना तो फिर हमारी जरूरत ही ना पड़ती। तुम्हारा कंट्रोल 100% स्ट्रांग होता ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी मिस स्टेटमेंट होती है ना, खुद सोचिए, ऐसा ही है ना। जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हमने कहा तुम लोगों का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही परफेक्ट नहीं है, उसमें भी लिमिटेशंस हैं, तो हमारे काम में तो लिमिटेशंस होगी ही है। शाबाश है, खुद अपना काम परफेक्ट नहीं है और हमसे पूछ रहे हैं भाई आप परफेक्ट काम क्यों नहीं करते। बहुत अच्छे, तो आपका चूंकि हमारे काम गलत होने में आपका भी हाथ है, आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, उस वजह से मिस स्टेटमेंट उससे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई, उस वजह से कुछ को हम डिटेक्ट नहीं कर सके। तो हमारे काम के परफेक्ट ना होने में आपका हाथ भी शामिल है। ये है इनहेरेंट लिमिटेशन इन क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। खुद बताएं क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट हो सकता है कभी? अब बताया दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। फिर स्टाफ में नॉट भी अवेलेबल, क्या क्लाइंट का स्टाफ 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल होगा? 24 घंटे क्या 8 घंटे भी अवेलेबल नहीं होता। अच्छी कंपनीज का स्टाफ, उन्होंने बिजनेस भी तो करना है, कॉमन सेंस की बात है। बताइए बिजनेस ज्यादा अहम है कि ऑडिट ज्यादा अहम है? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बिजनेस ज्यादा अहम है। वो कहते हैं सर आपके हर सवाल का जवाब देंगे 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद, 3 बजे तक हमें काम करने दें अपना बिजनेस, बैंकिंग आवर्स हैं, 3 बजे के बाद रिलैक्स होंगे, कस्टमर का रश कम होगा ना, फिर जो सवाल पूछेंगे बताएंगे। ये बात भी एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन एक दफा एक क्लाइंट ने अच्छा नहीं किया, क्लाइंट जितना ज्यादा अच्छा होता है ना, यानी अच्छा से मुराद जितना उसने काम ठीक किया होता है उतनी ही ऑडिटर को लिफ्ट नहीं करवाता, और जितना खराब काम किया होता है उतनी लिफ्ट ज्यादा। हमारा एक क्लाइंट था, बिल्कुल घटिया काम था उनका, वो मैनुअली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते थे,
लेकिन हमारा इतना ख्याल रखते थे, उससे ज़्यादा ख्याल किसी वालिदैन नहीं उतना ख्याल रखते थे जितना वो ख्याल रखते थे। रोज़ थोड़ी थोड़ी बात, सर मौसम कितना अच्छा है, समोसे हो जाएं, पिज़्ज़ा हो जाए, थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक हो जाए। एक क्लाइंट पे तो उन्होंने एक बंदा ऐसा अपॉइंट किया, उसकी जिम्मेदारी यही होती थी भाई ऑडिटर खाली पेट ना बैठे, ऑडिटर का मुंह हमेशा चलता रहे। वो हर आधे घंटे बाद कुछ ना पूछता भी नहीं था, ले आता था। लेकिन एक क्लाइंट था, लिस्टेड क्लाइंट, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। उस बंदे के पास जब हम जाते थे, वो हमेशा कहता काम कर रहा हूँ बाद में, काम कर रहा हूँ बाद में आएगा। तंग आके हमने शिकायत लगा दी, तो उसने कहा अच्छा शिकायत लगाई मेरी, और तो मैनेजर ने उसे फ़ोन करके कहा सर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए टीम को, ज़रा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये वीक आपको पता है हमारा ज़रा बिजी है, संडे को टीम को बुला ले, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं प्रोवाइड कर दूँ। उसने बदला लिया, संडे को बुला, संडे को जाना पड़ा फिर हमें। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अवेलेबल, लेकिन याद रखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है, ना नहीं करेगा, ना रिफ्यूज़ करेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक जितना टाइम हम कहें, हर वक्त क्लाइंट अवेलेबल नहीं होता। अच्छा मुझे बताइए कि ये आपको रीज़न समझ आ गई कि क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% प्रोवाइड नहीं कर सकता। इन्हीं को इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर भी कहते हैं, जहन में रखिएगा। ये इनहेरेंट लिमिटेशन का लफ्ज़ 2 दफ़ा आया, एक मेन कंसेप्ट में, एक उसकी एग्जाम्पल में, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये इसका ताल्लुक, इस इनहेरेंट लिमिटेशन का ताल्लुक क्लाइंट से है, इसका ताल्लुक। अच्छा मुझे बताइए आपको सबसे ज़्यादा परसुएसिव रीज़न कौन सी लगी? परसुएसिव का मतलब होता है कि जिससे आपकी तसल्ली हो जाए। एक होता है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव जब हमने 100% अश्योरेंस लेनी हो ना, 100 लेनी होती, तो हम कंक्लूसिव एविडेंस लेते। कंक्लूसिव का मतलब होता है 100%, वो लॉ में रिक्वायर्ड होता है। ऑडिट में परसुएसिव एविडेंस होता है जिससे तसल्ली हो जाए। तो मुझे बताइए आपको इनमें से सबसे ज्यादा परसुएसिव पॉइंट कौन से वाला लगा? कितने स्टूडेंट को पहले वाला लगा, कितने को दूसरे वाला, कितनों को तीसरे वाला, कितने को चौथे वाला, कितने को पांचवें वाला, छठे वाला? चले ठीक है। अच्छा इसमें कितने को ये वाला मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड, और कितने को ये वाला, कितने का ये? चले बहरहाल और किसी स्टूडेंट को इनमें से कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं लगा। भाई आपने 100% काम करना है हमेशा में, ठीक है जी। चलिए असाइनमेंट आपको दे दी गई है, जरूर कीजिएगा। अच्छा एक चीज और आपको मैं बताया था लेक्चर, आपके साथ एक एडिशनल रिसोर्स शेयर किया जा रहा है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि जो कुछ थ्योरी में याद करते हैं भूल जाता है। अच्छा पहले तो मुझे बताइए कितने स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम अपनी अर्लियर स्टडी में किसी भी सब्जेक्ट में फील हुई है कि जो थ्योरी में याद करते हैं अक्सर एंड तक जाते जाते भूल जाता है? चलिए तो ऐसे सारे रटा नहीं लगता, बिल्कुल सही कहा, रटा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए एक हमने एक मेथड अडॉप्ट किया है, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो क्या है, उसका लेक्चर कल आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है, संडे को। आपने उसको देख लेना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, अभी अमल नहीं करना उसके ऊपर, सिर्फ उस लेक्चर को देख लेना है, कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, ठीक है जी। चलिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं, फ्रॉड में हमेशा शेयर होल्डर को फायदा नहीं होता, बल्कि फ्रॉड में शेयर होल्डर को नुकसान ही होता है अक्सर। चलिए जी आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।